हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए मैं एक नया टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ जिसका जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को हिंदी में विद्युत मोटर भी कहते हैं। तो आइए आज हम विद्युत मोटर के बारे में या इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मोटर क्या होता है। तो मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि मोटर में आप करंट सप्लाई करते हैं और मोटर घूमता है तो आपका मैकेनिकल वर्क कंप्लीट होता है। मोटर को आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर देखते होंगे। जैसे आपके घरों में जो लगा हुआ इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन का है या टेबल फ़ैन का है या स्टैंड फ़ैन का है, तो इन तीनों में ही जो है ये मोटर लगा हुआ रहता है। इसके बाद जैसे मिक्सर हो गए घर में, रेफ्रिजरेटर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, ब्लेंडर्स वगैरह आते हैं, तो इन सबों में जो है इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अभी मैंने इलेक्ट्रिक फ़ैन की बात कही थी, और हेयर ड्रायर हो गए, रिकॉर्ड प्लेयर या टेप रिकॉर्डर्स, इनमें से बहुत सारी चीज़ों को इन दोनों में से आप लोग शायद ही देखे होंगे क्योंकि ये पुराने गैजेट्स हो गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, बट इनमें भी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता है। इसके अलावा आजकल इलेक्ट्रिक कार्स भी मार्केट में लॉन्च हो गई है और बड़े स्केल पर जो है रोलिंग मिल्स, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, इलेक्ट्रिक लिफ्ट वगैरह जो है जो बिल्डिंग्स में ऑफिसेस में लगी रहती है, इनमें भी बड़े बड़े मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में भी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा रोल है हमारे डेली लाइफ में। तो अब आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन पर। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है जनरली दो तरीके से ऑपरेट होता है, एक एसी पावर से और दूसरा जो ऑपरेट होता है वो डीसी पावर से ऑपरेट होता है। तो चूंकि आपने एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में क्लास 10 तक नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो डीसी ऑपरेटेड मोटर पर पढ़ना है, यानी डीसी पावर सोर्स। तो इलेक्ट्रिक मोटर का इलेक्ट्रिक मोटर का जो मेन जो सोर्स होता है वो एक डीसी सोर्स होता है, डीसी पावर सोर्स, जो कि हम लोग एक किसी बैटरी से इसको सप्लाई करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिखाया हुआ है और इससे कनेक्ट किया हुआ है आपके मोटर को। अगला जो इसका मेन पार्ट है वो होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? तो कम्यूटेटर जो होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द रोटेटिंग इंटरफेस ऑफ द आर्मेचर कॉइल विथ ए स्टेशनरी सर्किट, यानी एक घूमने वाला हिस्सा होता है जो कि आर्मेचर और जो स्थिर सर्किट है, जो स्थिर परिपथ है, स्टेशनरी सर्किट है, उसके बीच में जुड़ा हुआ रहता है। ये जो पीला दो आधा आधा रिंग के शेप का आप देख पा रहे हैं, तो यही आपका कम्यूटेटर होता है। तो इसको हमने नेमिंग कर दिया C1 और C2। और ये जो रेड वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना दोनों के बीच में, ये दरअसल ये खाली हिस्सा होता है जिससे एक्सल जो है पास करता है। कम्यूटेटर रोटर का जो आर्मेचर का जो एक्सल है, एक्सल यानी अक्ष, ये इससे पास करता है और ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि मोटर जो है घूम सके, इसका आर्मेचर जो है घूम सके। तो ये जो आपका कम्यूटेटर है, ये आधा पीला वाला हिस्सा है, दोनों तरफ है, तो इसको हम नेमिंग कर दिए C1 और C2 से। देखिए, तो यही हो गया इसका कम्यूटेटर। हिंदी में इसको कहते हैं खंडित वलय, खंडित वलय यानी रिंग के शेप का। अगला जो हमारा कंपोनेंट है ये है फील्ड मैग्नेट। तो फील्ड मैग्नेट क्या होता है? ये जो चुंबक है नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर देखिए पोल्स बनाया हुआ है, इनके बीच आर्मेचर को रखा गया है। तो हर चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखिए यहाँ पर लाइन से आपको दिखाया गया होगा वेक्टर बी से, तो इसको हम लोग एक फील्ड मैग्नेट कहते हैं। देखिए फील्ड मैग्नेट यहाँ पर इस तरीके से दिखाया हुआ है आपको डायग्राम में। तो फील्ड मैग्नेट का काम क्या है? फील्ड मैग्नेट जो है रोटेटिंग आर्मेचर को टॉर्क प्रोवाइड करता है। अगर टॉर्क प्रोवाइड नहीं होगा तो आर्मेचर जो है वो नहीं घूमेगा। यानी जो ये आर्मेचर आपको दिख रहा है, इसका जो चार साइड्स आपको दिख रहे होंगे, देखिए मैं यहाँ पर मार्कर को घुमा रहा हूँ, तो करंट जैसे जैसे पास हो रहा है इन साइड से होकर मैं मार्कर को घुमा रहा हूँ, तो इन साइड्स पर जो है फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है, और इधर जो ये वाला साइड है, इन पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ पर एफ वेक्टर एफ एरो से आपको फोर्स दिखाया गया, और दूसरा जो फोर्स है ये अंदर की ओर, देखिए आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का है। तो इस दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और बराबर मात्रा में फोर्स लग रहा है, जिससे ये रोटर, ये आर्मेचर जो है ये घूमने लगता है।
तो ये जो फील्ड मैग्नेट है ये इसका यही काम है, आर्मेचर को घुमाना। बाय वर्च्यू ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मोटर जो है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के सिद्धांत पर काम करता है, इसको भी हम लोग देखेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये जो आर्मेचर का डायरेक्शन है ये किधर होता है, घूमने का डायरेक्शन। तो अब जो है आर्मेचर कोर है अगला। आर्मेचर कोर क्या होता है, तो जो आर्मेचर का जो कॉइल है, जैसे ये जो पीला वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं जिस पर अभी हमने मार्कर चलाया था, देखिए इस प्रकार का ये शेप जो है ये बनाया है, बीच में से जो है एक्सेल पास कर रहा है। तो ये जो आपको एक तार से यहाँ पर दिखाया हुआ है, वास्तव में यहाँ पर बहुत सारे जो है पतले पतले तार जो है लपेटे हुए रहते हैं। और ये किन पर लपेटे हुए रहते हैं, ये लपेटे हुए रहते हैं किसी नरम लोहे के कोर पर। ये पूरा जो सिस्टम है ये अंदर में किसी नरम लोहे के कोर पर जो है ये लपेटा हुआ रहता है, और इसी कोर को जो है हम लोग आर्मेचर कोर कहते हैं, और हिंदी में भी हम लोग इसको आर्मेचर ही कहते हैं, आर्मेचर कोर। ठीक है, तो आर्मेचर कोर क्या करता है, इस कॉइल को जो लपेटने में सहायता करता है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब इसके बाद आर्मेचर कॉइल, तो आर्मेचर कॉइल जो है पतले पतले तांबे के तार, जिसको हम लोग कॉपर वायर कहते हैं, उससे लपेट कर कोर पर बनाया जाता है। इसके बाद है ब्रशेस। तो ब्रशेस जो है जनरली कार्बन ब्रश का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कार्बन ब्रश। तो ये कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ पर कम्यूटेटर आपको दिख रहा है C1 और C2, तो इनके जस्ट सटे हुए है ना, बैटरी का जो वायर है इनसे सटे हुए जो है कार्बन ब्रश होता है। देखिए हम यहाँ पर डार्क इसको कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। इसका नाम हमने दे दिया B1 और इसका नाम हमने दे दिया B2। तो ये जो कार्बन ब्रश होते हैं ये कैसे होते हैं, तो कार्बन ब्रश जो है ये बिल्कुल कंघी के जैसे होते हैं, कंघी में जैसे दांत निकले रहते हैं। तो इस पर ब्रश में भी जो है ना धातु के पतले 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 तार होते हैं, जो आगे जो है ये कम्यूटेटर से जो है जुड़े हुए होते हैं, है ना, कम्यूटेटर्स के साथ ये जुड़े हुए रहते हैं दोनों तरफ से। तो ये कार्बन ब्रश क्या करते हैं, ये कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के साथ, कम्यूटेटर तो घूमता है, तो कम्यूटेटर यहाँ पर देखिए अगर कार्बन ब्रश यहाँ पर ऐसे लगा हुआ हो तो कम्यूटेटर जैसे ही घूमेगा तो इस ब्रश के साथ जो है इसका घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो अगर यहाँ पर कार्बन ब्रश के बदले हम किसी दूसरे चीज़ को, ठोस को, सॉलिड चीज़ को इस्तेमाल करते तो कम्यूटेटर और वो जो दोनों चीज़ है वो जल्दी घिस जाता, इससे जो है मोटर हमारा जल्दी ख़राब होता, मेंटेनेंस हमें ज़्यादा देना पड़ता, ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस करना पड़ता। तो इसीलिए कार्बन ब्रश का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो कार्बन ब्रश जो है ये घिसता है मोटर का, और इसको हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। तो ये जो कार्बन ब्रश है ये कम्यूटेटर और बैटरी के बीच में, कनेक्शन के बीच में ये घूम रहता है। और इस पर लिखा हुआ है, इट इज़ ए डिवाइस दैट कंडक्ट्स करंट बिटवीन स्टेशनरी वायर्स एंड मूविंग पार्ट्स, मोस्ट कॉमनली द रोटेटिंग शाफ्ट, यानी घूमने वाला जो एक्सेल है, अक्ष है, इसी के आसपास में कम्यूटेटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये था आपका डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन। तो अब आइए हम डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं, यानी ये कैसे कार्य करता है, इसकी कार्यविधि को हम लोग समझते हैं। तो कोई भी डीसी मोटर है उसका यह सिद्धांत है कि अगर किसी कंडक्टर को, है ना, अगर किसी कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टर अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वेक्टर B से दिखाते हैं। और अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड को किसी एक्सटर्नल, इसी कंडक्टर को, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो मान लीजिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और अगर हमने इसके परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रख दिया जो कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या होगा, तो इस कंडक्टर पर, ये जो कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर एक फोर्स काम करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यही जो है ये डीसी मोटर के काम करने का सिद्धांत है। और ये जो फोर्स है ना, इसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल यानी वाम हस्त नियम से हम लोग जानते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो अब हम मोटर को, जो मोटर का जो आर्मेचर है, इसके घूमने का जो डायरेक्शन है, कैसे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का पालन करता है, इसको हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक मोटर है और इसको बैटरी से जोड़ा गया है और बैटरी से जो है करंट मान लिया कि आई सप्लाई हो रहा है ना। और कम्यूटेटर C1 है और ये C2 है। इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया। तो बाएं तरफ देखिए एक हाथ दिखाया गया है जिसमें अपने हाथ के 3 उंगलियों को आप इस तरीके से जैसा कि दिखाया गया आप मोड़ सकते हैं। अंगूठा हो गया है ना, और तर्जनी हो गया जिसको सेकंड फिंगर कहते हैं, और करंट हो गया जो कि मिडिल फिंगर यानी कि मध्यमा उंगली को बता रहा है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी यही कहता है कि अगर तर्जनी और मध्यमा यानी सेकेंड फिंगर और थर्ड फिंगर मिडिल फिंगर दोनों को आप, और अंगूठा है यानी कि थंब है, इसको इस तरीके से फैलाएं कि तीनों 90 डिग्री पर हो। तो अगर जो आपका सेकेंड फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताए और जो थर्ड फिंगर यानी मध्यमा है ये करंट को बताए जो कि कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो ये जो थंब है ना ये किस डायरेक्शन को बताएगा, कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन को बताएगा। तो इसी चीज़ का पालन करते हुए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो मोटर है ये घूमता है। तो यहाँ पर जो मोटर का जो आर्मेचर कॉइल है देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इसके कॉर्नर्स का A, B, C और D। तो अब देखते हैं कि करंट जो है ये बैटरी से निकलते हुए A से होकर B की ओर जा रहा है। देखिए डायग्राम में दिखाया गया A से B की ओर है। तो जब A से B की ओर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट जो है इसके परपेंडिकुलरली अंदर की ओर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको हाथ का डायग्राम दिया हुआ है लेफ्ट हैंड रूल से। तो फोर्स का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलरली दोनों के नीचे की ओर होगा, तो यानी साइड AB पर जो है फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। तो जैसे ही साइड AB पर फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा उसी प्रकार जो है जो CD है तो यहाँ से करंट C से D की ओर लौट रहा है, तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो दो बराबर और विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसके कारण जो आर्मेचर है वो इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा। यहाँ पर देखिए शाफ्ट दिखाया हुआ है डॉटेड लाइन से, शाफ्ट यानी एक्सेल भी कह सकते हैं और इसको हम लोग धुरी कहते हैं हिंदी में। तो इसके परितः जो है घूमने लगता है, हालांकि एक्सेल भी घूमता है। तो एक्सेल जो है इस आर्मेचर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये घूमता है। तो आइए इसी को अब हम लोग जो यहाँ नीचे 4 डायग्राम दिए हुए हैं इससे समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहला जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, पहले डायग्राम में नॉर्थ साउथ पोल के बीच आर्मेचर को रखा गया है ABCD। थोड़ा नेमिंग का जो पैटर्न है इसमें डिफरेंट है बट कोई बात नहीं है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें भी एप्लीकेबल होगा। तो देखिए यहाँ जो करंट का जो डायरेक्शन है वो B से होते हुए A की ओर दिखाया गया है और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो अगर यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो ये जो आर्म AB है, जो भुजा AB है, ये इसको नीचे की ओर फोर्स लगाएगा और उसी तरीके से जब करंट लौट कर D से C की ओर आ रहा है तो अब इस पर जो फोर्स है वो ऊपर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे मोटर का जो डायरेक्शन है, आर्मेचर के घूमने का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को देखिए ऐसे दिखाया गया है। यानी ये मोटर जो है घूमना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन है फिगर नंबर 1, यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन 0 डिग्री पर आपको दिखाया गया है। 0 डिग्री कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो ABCD का जो प्लेन है, ABCD आर्मेचर का जो प्लेन है, तो प्लेन को जैसे मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऐसे इसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे कोई पेपर के ऊपर आप लकीर खींचते हैं तो उसी प्रकार ये लाइन जो है इस पर खींचा गया है। तो ये 0 डिग्री फर्स्ट रेफरेंस पोजीशन पर इसको दिखाया गया है। तो अब ये कॉइल जो है घूमने लगेगा, आर्मेचर घूमने लगेगा। अब आते हैं हम सेकेंड नंबर पोजीशन पर। तो सेकेंड नंबर पोजीशन में क्या होगा, मान लीजिए कि ये जो आर्मेचर ये घूमकर इस 90 डिग्री पर आ गया। यहाँ देखिए रेफरेंस पोजीशन में 90 डिग्री लिखा हुआ है कि अब मान लीजिए कि ये जो कॉइल है ये घूम गया, तो ये घूम जाएगा। तो अब जो इसका पोजीशन होगा हम इस तरीके से दिखाएंगे। अब वो लाइन जो है इसको इस तरीके से काटते हुए आगे बढ़ रहा है ना। तो अब ये 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब जो है करंट जो है अब इस आर्मेचर से होकर फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कम्यूटेटर C1 और कम्यूटेटर C2 इनका जो कांटेक्ट है कार्बन ब्रश B1 और B2 से टूट चुका है।
तो इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन तब तक तो ये इस पोजीशन में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मोटर घूमेगा। क्यों घूमेगा? जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि हर बॉडी के पास एक इनर्शिया होती है, एक जड़त्व होती है, जिसके कारण अगर वो मूविंग में है तो वो मूविंग में ही रहना चाहती है। तो ये आर्मेचर भी मूविंग में ही रहना चाहेगा। इस कारण से ये थोड़ा सा और घूम जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा और घूम जाएगा तो देखिए कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर का कांटेक्ट बन जाएगा। तो बन जाएगा तो फिर से करंट फ्लो होने लगेगा, और फिर से ये थर्ड पोजीशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पोजीशन में ये आ जाएगा। अब फिर से क्या होगा? अब देखिए साइड्स पलट गया। फर्स्ट नंबर में ए बी नॉर्थ पोल के नज़दीक था, और थर्ड पोजीशन में जो है सी डी जो है वो नॉर्थ पोल के नज़दीक है। अब करंट जो है फिर से सी से डी की ओर फ्लो होगा, और ए से बी होते हुए ये रिटर्न होगा। तो फिर से सी डी पर फ्लेमिंग रूल लगाइएगा लेफ्ट हैंड, तो ये नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और ए बी पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। अब फिर से ये घूमने लगेगा इसी डायरेक्शन में। अब हम आते हैं चौथे पोजीशन पर। तो चौथे पोजीशन पर ये इस प्रकार देखिए। अब जो है सेकेंड वाले पोजीशन को देखिए आप, सी डी और ए बी, जस्ट यहाँ पर साइड बदल गया, ए बी और सी डी। ए बी ऊपर आ गया और सी डी नीचे चला गया। तो इस पोजीशन में भी देखिए C1 और C2 जो कम्यूटेटर है, इससे B1 और B2 जो कार्बन ब्रश है इनका कॉन्टैक्ट फिर से टूट चुका है। अब टूट चुका है, लेकिन फिर से इनर्शिया के कारण ये जो आर्मेचर है फिर से थोड़ा सा घूम जाएगा, और ये पोजीशन 1 में फिर से आ जाएगा। और पोजीशन 1 में आएगा तो पहले की तरह मोटर जो है लगातार घूमता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, या फिर कुछ आपका एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस है, या फिर आपकी अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, इसके लिए ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिए। और आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप सबों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आप लोगों के अनुरोध पर मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में।